गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और जहां जहां पर भी होंगे मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मौसम बड़ा अच्छा है। सिंध की बात हो जाए, KPK की बात हो जाए, बलोचिस्तान की बात हो जाए, या पंजाब की, या फिर वफाकी दारुल हुकूमत की, हर जगह मौसम बड़ा अच्छा है। मौसम पर आगे चल के प्रोग्राम में खुल के बात करते हैं। सर, प्रोग्राम के इब्तिदा में बात करेंगे उस चीज़ की जिसके बारे में डेली हम बात करते हैं कि प्लीज़ एहतियात कर लें, क्योंकि वायरस तेज़ी से फैल रहा है। कोविड-19 की मैं बात कर रही हूँ। कोरोना वायरस ऐसा मुहलिक वायरस है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो मुल्क में कोरोना से अमवात अब बढ़ने लगी हैं। 24 घंटे में 76 मरीज जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। मजमूई अमवात 23,209 हो गई हैं। लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, कोई भी आप एक शहर उठा के देख लें, वहाँ पर जो है कोविड-19 अगर किसी हद तक कंट्रोल है तो लोग ये समझते हैं कि एहतियात अब नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं पर अगर कोविड-19 कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है, तो उसका मतलब ये है कि ये आपने किरदार अदा किया है किस तरह एहतियात करके। कराची की सूरत हाल तो ऐसी है जनाब कि जो 6 बजे के बाद बाहर निकल रहा है उस पर डंडा चल रहा है। इसी तरह लाहौर की भी सूरत हाल है, इस्लामाबाद की भी सूरत हाल है। जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो मेरे को एंकर शुएब इस्लामाबाद में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शुएब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुड मॉर्निंग महक, उम्मीद है आप भी अच्छी होंगी। मौसम से मुतालिक भी आपने बात की, चूंकि बात आप करें कोविड की। कोविड बेकाबू भला क्यों है, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? मैं भी उठाता हूँ। आप सिर्फ इस्लामाबाद की बात करती है महक, ये तो हमारे रवैयों की बात करने लायक है कि हमारे रवैये खुद के कैसे। मैं सुबह हेडलाइन देख रहा था 8 बजे की कि खैबर पख्तूनख्वा में इतनी वैक्सीन नहीं लगी जितने सर्टिफिकेट्स जारी हुए हैं। अब बताइए गलती किसकी है, कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। वैक्सीन लगवा नहीं रहे, सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं। तो भाई कोरोना तो बेकाबू होगा, कोरोना तो फैलेगा। वो डेल्टा वेरिएंट हो, उसका कोई भी नाम हो, वो कोई भी वायरस हो, जब हम अपना रवैया नहीं बदलेंगे, वो मास्क की बात भी भूल जाइए, वो सोशल डिस्टेंसिंग को भी छोड़ दीजिए। हमने तो किसी का ख्याल रखा ही नहीं। लेकिन जो काम अब पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। यानी वैक्सीन लगवा नहीं रहे, टीका ठुकवाना नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए इनको। सर्टिफिकेट लेकर इधर से उधर चले जा। सर्टिफिकेट लेकर जो काम हो रहा है ये सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। इस पर वाकई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये कोई ना कोई तो मुलव्विस है, तो जो मुलव्विस है उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखें ना, जब हम कार्रवाई की बात करते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्रवाई से बच भी जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक दिन में कितने केसेस रिपोर्ट हुए, तो मजीद मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मजीद हैं, ये वो नहीं है जो ऑलरेडी थे। 4,497 मजीद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मस्बत केसेस की शरह जो है वो 7.5% से ज्यादा रही है। इसके साथ ही साथ और महक की तो 7.5% की बात आप कर रही है, तो ओवरऑल एक फिगर है। चलो 7.5% सुन के ना इतना धचका नहीं लगता। कराची 30% का जब हम सुनते हैं तो बंदा कहता है यार ये हो क्या रहा है। आपको याद है महक कि जिस वक्त हमने बात की थी इंडियन वेरिएंट की पंजाब में ज्यादा नजर आया हमें शुरू में, तो हमने उस वक्त कराची बच नहीं पाएगा, और वाकई अब ऐसा हो रहा है कराची नहीं बच सकता। कराची बच सकता नहीं था। 30% पॉजिटिविटी रेशो, व्हाट डज दैट मीन? अगर 10 लोग टेस्ट कराने जाएंगे तो 3 लोगों का पॉजिटिव आएगा। उन 3 लोगों का पॉजिटिव आना ये क्या शो करता है? ये तो वो लोग हैं जो टेस्ट कराने जा रहे हैं। हम तो टेस्ट कराते भी नहीं है। हम क्या करते हैं, जब बहुत मसला हो जाए, सिम्टम्स बहुत सिवियर हो, फिर टेस्ट करा लिया, वरना हम टेस्ट भी नहीं कराते। दैट शोज कि 30% से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा फिगर है। और ये बेएहतियाती है ना आवाम की। जब हम देखते हैं कि जनाब अवाम बेएहतियात करिए तो किसी ना किसी से तो वो शायद सीख जाते हैं। जैसे हमारे सियासतदान हैं जिन्हें अमली नमूना पेश करना चाहिए इस वक्त में कि किस तरह से खुद को महफूज रखना, लेकिन जलसे जुलूसों में, रैलियों में वो शरीक रहते हैं। मरीम नवाज साहिबा की मैं बात कर रही हूँ, इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। कल मरीम औरंगजेब साहिबा ने इस बात की तस्दीक भी की है। तो मरीम नवाज ने अब टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को घर में करंतना कर लिया है। जैसा कि हम बात करते हैं कि हमारी जो आवाम है वो लोगों को बताने के लिए हम ये बात करते हैं हमेशा कि प्लीज़ अब मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें। लेकिन लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब फलां नहीं करता तो हम क्यों करेंगे। तो प्लीज़
प्लीज़ जिस जिस तक हमारी आवाज़ जाती है, वो चाहे सियासतदान है, वो जिस शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, मास्क पहना, समाजी फासले का ख्याल रखना हम सब की अव्वलीन तरजीह और बुनियादी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ वैक्सीन, इसके साथ वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है महक, कि वैक्सीन अवेलेबल है। कोई अगर कहना है जी वैक्सीन नहीं है, तो मैं उसे खुद पकड़ के लेकर जाऊंगा वैक्सीन सेंटर और दिखाऊंगा कि भैया वैक्सीन मौजूद है। अगर आप कोई बहाना कर रहे हैं कि मुझे आधा घंटा कतार में लगना पड़ता है, तो भाई वो आधा घंटा बहुत बेहतर है, बजाय उसे आप 6-6 घंटे फिर अस्पतालों की कतारों में लगेंगे। जिस कतार में फिर आप लगेंगे वहां पर जगह नहीं मिलेगी। देखते हैं कि जगह ही नहीं है। जहां पर हम देख रहे हैं कि स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं तो अस्पताल फुल हैं, और जब आप जा रहे हैं तो आपको सिर्फ डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर दिया महक, डॉक्टर्स ने अब हैंड्स अप कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम और पेशेंट्स नहीं ले सकते। और ये ऐसी बात है कि किसी वेव में हमने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी कराची में जो हम इस वक्त 4th वेव में कराची में देख रहे हैं। ये बात तो हम कर रहे हैं कोविड केसेस की, लेकिन एट द सेम टाइम जब हमने पहले दिन से बात किया कि बच्चे मुतासर नहीं होते, बच्चे कैरियर होते हैं, ये हमने बार बार इसकी बात की। और अब जब बच्चों की बात है तो जो इजलास हुआ है स्कूल खोलने से मुतालिक, उसमें कहा गया कि नो मोर वेकेशंस, नो मोर समर वेकेशंस। अब बच्चे स्कूल जाएंगे, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, लेकिन साथ में ये जरूर कहा गया है कि जो सूबा भी खुद समझता है कि वहाँ पे कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपना फैसला ले सकता है। फैसला लेने में ताखीर तो होनी नहीं चाहिए। हमने पहले कई बार देखा ताखीर होती रही है, स्कूल खोलने से मुतालिक, बंद करने से मुतालिक। जो फैसलों की ताखीर है, कुछ जिम्मेदारी उस पर भी आती है। अब अगर इमेजिन कीजिए कराची में स्कूल खुल जाते हैं, स्कूल खुल जाने का मतलब क्या है? एक एक्टिविटी होगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, वैन्स में भी जाएंगे, एक्टिविटी होगी, कांटेक्ट होगा, तो बच्चे कैरियर हो सकते हैं, वायरस लेकर घर आ सकते हैं। घर में जो बुजुर्ग है, जो वल्नरेबल है, वो मुतासिर हो सकता है। तो हमें इस वक्त इतनी शदीद ज़रूरत है कि हम फैसला साजी में बहुत एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान की बिलखुसूस कराची की है, ऐसे में ज़रा सी ताखीर और ज़रा सा गलत फैसला बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उससे। बिल्कुल, और वही बात है ना कि एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर एक मामले में, चाहे वो फैसले से मुतालिक है, चाहे वो आपके बाहर निकलने से मुतालिक है, चाहे वो आपके किसी भी कदम उठाने से मुतालिक है। जब भी हम किसी कदम की बात करते हैं तो यकीन करें कि जब हुकूमत पाकिस्तान अवाम की बहाली के लिए कोई कदम उठाती है, तो वो कदम हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए होता है। अवाम खुशहाल होगी तो तरक्की करेगा पाकिस्तान। खान साहब ने जब अवामी पॉलिसीज़ की बात की है, जब खान साहब ने अवाम के अच्छे मुस्तकबिल की बात की है, तो ऐसी पॉलिसीज़ हुकूमत पाकिस्तान लेकर आई है जिससे हमें बार बार इस बात का आइडिया होता है कि थोड़ी सी मुश्किल और फिर आसानी हम सब के लिए मौजूद है। अवाम खुशहाल तो तरक्की करेगा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा कदम उठा लिया है। 40 लाख अफराद को गुर्बत से निकालने के लिए मनसूबे का आगाज़ आज से होगा। एक और मनसूबा शुरू होने जा रहा है। तो हम अब इन मनसूबों के बाद देखेंगे कि गुर्बत के सताए अफराद के लिए इन मंसूबों में क्या कुछ है, क्योंकि हमेशा से जब भी एक गवर्नमेंट ये स्टेप उठाती है तो पुरानी गवर्नमेंट ये शिकवा करती नजर आती है कि मंसूबे तो पहले भी बहुत थे, लेकिन उन मंसूबों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। अब जो ये मंसूबे खान साहब की जानिब से उठाए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं कि अवाम को अब हमने गुर्बत से निकालना है, क्योंकि मुआशी पॉलिसीज जैसी भी हों, एक आम आदमी से शुएब जब भी हम मार्केट में जाके सवाल करते थे तो उसका सवाल यही होता था कि गुर्बत से हम कैसे निकलेंगे या महंगाई कैसे कम होगी। क्योंकि महक ज़ाहिर है एक बड़ा मसला पाकिस्तान का महंगाई है। इस हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज इस महंगाई पर काबू पाना है। और उस पर जब भी हमने बात की है, जितने भी सेगमेंट्स किए हैं, तो आखिर में आकर ये बात हम ज़रूर करते हैं कि जिसने उस पर काबू पाना है वो मौजूद नहीं है। जो काम करने वाले हैं, इन लोकल गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो हमें नज़र नहीं आता। क्योंकि ज़ाहिर है जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। जो हुकूमत एक रेट लिस्ट दे देती है, इंतज़ामिया एक रेट लिस्ट दे देती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का फुकदाना हमें नज़र आता है। अगर चीज़ मिलनी चाहिए 40 रुपए की, तो मिलती है भैया वो 100 रुपए की। और इसमें भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा मसला इसका भी कराची में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहाँ पर मसला सबसे ज़्यादा है। ये तो हमने बात की महंगाई की, जो एक बड़ा चैलेंज है, और इस पर काबू पाना ज़ाहिर है हुकूमत की पहले दिन से कोशिश है। इमरान खान साहब ने इससे मुतालिक खुद भी कहा कि उन्हें रात को नींद नहीं आती, तो ज़ाहिर है जब अवाम नहीं सो रही तो हुक्मरान कैसे सो सकते हैं। ये एक बड़ा मसला है, और इस पर अगर काबू पा लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, तो ये मैं कहता हूँ कि अगला इलेक्शन बुक करा लेंगे, बिकॉज ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और मामला भी महक, वो भी ज़रा नाज़रीन से शेयर करते हैं। मोहम्मद अली सतपारा, उनकी बात कर लेते हैं। उनका जस्ते खाकी जो मुंतकिल करने से मुतालिक मामलात हैं, उस पर साजिद सतपारा जो उनके बेटे हैं, उन्होंने अपील की है हुकूमत से कि ताउन किया जाए, मदद फराहम की जाए, फैसिलिटेट किया जाए उनको। क्योंकि ज़ाहिर है वो इस मिशन पर निकले थे कि वालिद का जस्ते खाकी उन्होंने ढूंढना है। उनकी बॉडी की तलाश के लिए वो निकले थे, और इस दौरान वो ज़रा सेकंड टाइम उन्होंने K2 सर किया है। क्योंकि गए तो वो इस मिशन पर थे कि वालिद
का जस्ते खाकी ढूंढ कर लाना है, ज़ाहिर है वो बिल्कुल बॉटल नेक के करीब खाई से उनका जस्ते खाकी मिला और अब उसको जो मुंतकिल करने से मुतालिक उनकी अपील है वो भी हम यहाँ से शेयर करना चाह रहे थे। और आप देखें शुएब के उनके बेटे ने दूसरी बार K2 की चोटी को सर किया है बगैर ऑक्सीजन के। बड़ी बात होती है ये हिम्मत है, ये हौसला है और एक लगन है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना और ये भी बताना कि वो एक जिम्मेदार बेटे हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा जिम्मेदारियों की बात कर लेते हैं। जब भी हम खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। किस बात की कि जनाब जीतना है, मैदान मारना है। खेल के मैदान से खबर है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के पहले T20 में बारिश की आंख मचोली जारी रही। टॉस के बाद मैच जो है 2.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। फी इनिंग्स 9 ओवर्स तक महदूद किया गया फी इनिंग्स को और वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की, 5 विकेटों पर 85 रन बनाए। पाकिस्तान की इनिंग शुरू होने से पहले ही फिर से बारिश हो गई। पाकिस्तान में तो बारिश हो रही है, वहां पर भी बारिश हो रही है जहां पाकिस्तान मैच खेल रहा है। मैच बगैर नतीजा खत्म कर दिया गया है। दूसरा T20 31 जुलाई को होगा। सो लेट्स सी के दूसरे T20 के बाद जब होगा तब मौसम की क्या सूरत हाल रहती है, क्योंकि आई थिंक शायद हर जगह पर बारिशों का स्पेल शुरू हुआ है। जब भी बारिश की बात होती है तो मुझे कल वाली जो तूफानी बारिश थी ना जुड़वा शहरों की और वहाँ पे जो तबाही हुई है वो याद आ गई है। जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। शुएब तो इस्लामाबाद में बैठे ज़्यादा हमें बेहतर बता सकते हैं कि कैसे इस्लामाबाद में 1.5 घंटे में 123 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचाई और सैलाबी रैला जो है वो गाड़ियों को बहा ले गया। इतना बुरा हाल था कि बेसमेंट में पानी जब भरा तो कुछ अमवात भी हुई हैं। माँ और बच्चा जो है वो जाम बहक हो गए और बारिश के बाद नाला लई जो है वो बिफरा और जो इससे इलाके ना मुलहिका वो भी मुतासिर हुए। शेब जब कल बारिश हुई थी और जब हमने देखा था कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ इस्लामाबाद में तो बड़ी तबाही हुई और ये सारा दिन चलता रहा। तो प्लीज़ मुझे ये बताएं कि आप तो वहाँ पर मौजूद थे, जब आप यहाँ से निकले दफ्तर से घर जाने के लिए तब क्या आपने सूरत हाल देखी और अभी भी क्या बूंदाबांदी है या बारिश तेज़ है, ये मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है? अच्छा महक, मौसम तो खुशगवार है इस वक्त। इस्लामाबाद का बारिश इस वक्त नहीं हो रही। हो सकती है लेकिन अभी हो नहीं रही। आपने बात की कल जब प्रोग्राम के बाद हम लोग यहाँ से निकले तो चूंकि F10 में हमारा ये ऑफिस है, F10 E11 से इतना दूर तो नहीं लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, यहाँ पे कोई इशू नहीं था। चूंकि इस्लामाबाद में जनरली हम देखते हैं कि जितनी मर्जी तेज बारिश हो जाए इस्लामाबाद इज लाइक दिस के फौरन से पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन मैं आपको यही आपसे पूछने वाली थी कि आप तो चले इस्लामाबाद में है ना, तो आप ज्यादा बेहतर मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ। ये जब भी कराची में होता था तो हम कहते हैं कि सिंध हुकूमत की नहली, तो वहां पे नहली, क्या इस पे कोई सवाल उठा कि नहली किसकी है? विफाकी दारुल हुकूमत है भाई, हर किसी की आंखों का तारा है। तो जब वहां पे बारिश के बाद ये सूरत हाल हुई तो इंतजामिया से सवाल तो उठे होंगे। एक सवाल सईद गनी साहब ने ट्विटर पर उठाया था। उन्होंने कहा था जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। ये बात तो कराची से मुताल्लिक की गई थी। तो मैंने खान साहब से पूछा था ट्विटर पर, उन्होंने ट्विटर पर पूछा खान साहब से कि इस्लामाबाद में भी ज़्यादा बारिश हुई है, यहाँ पर भी ज़्यादा पानी आया है, तो आप क्या तनकीद करेंगे? तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ज़्यादा बारिश हो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन इससे हम किसी की नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। अगर इंतज़ामिया ने काम नहीं किया, अगर उन्होंने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था, अगर नाले उनकी सफाई नहीं हुई या अगर वक्तन फवक्तन माजी में इंक्रोचमेंट्स होती आई हैं, तो जिम्मेदार जो है वो सिर्फ ये कहकर कि ज्यादा बारिश हुई थी, ज्यादा पानी आया था, इससे अपना दामन नहीं छुड़ा सकता। मैं इस वक्त आपको इस स्क्रीन पे तो दिखा रहा हूं जो कल की ये मंजर है। ये एक सड़क है महक। तो पहले हम जरा E11 की बात करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर मुझे दिखा सकें तो ये मेरे पास एक पेज है जिस पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि E11 सेक्टर, यहाँ पर जहाँ से पानी ने गुजरना था, बारिश के पानी ने गुजरना था, वो पानी जो है वहाँ से गुजरा। चूंकि ज़ाहिर है वो रास्ता ऐसा था कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स थी, तो ये जिस पानी ने यहाँ से गुजर जाना था वो पानी इस सड़क पर होता हुआ गुजरा और आगे से जहाँ पानी ने जाना था वहाँ रास्ता ही नहीं था, बंद था। अब ये ऐसा क्यों हुआ? E11 सेक्टर ऐसा सेक्टर है महक कि बाकी सेक्टर जैसा नहीं है। यानी वो ये F10 जैसा, G10 जैसा, G11 जैसा ये उस तरह का सेक्टर नहीं है। नॉर्मली इस्लामा के सेक्टर कैसे हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेक्टर की बात करूं उसमें 4 सब सेक्टर्स होते हैं और बड़ी सिमेट्री होती है। जैसे G10 है तो G10 1 है, G10 2 है, G10 3 है, G10 4 है। E11 में ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है। E11 में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि E11 में कोई प्लानिंग ही नहीं है। E11 में कोई प्लानिंग हुई नहीं है। सीडीए ने प्लानिंग करनी थी, सीडीए ने प्लानिंग ना जाने किस तरह से की, क्योंकि ज़ाहिर है आप E11 की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे नुमाइंदे
बुजुर्गान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नाला लई से सदाकत अली, जरा हम बात करेंगे उनसे कि सफाई का क्या माहौल है। कि इससे पहले कि हम जाएं नाला लई पे, चूंकि ये बात इस्लामाबाद की हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर हम नाला लई पर लेकर चलते हैं नाज़रीन को, क्योंकि आदिल तनोली 11 पे हम अभी जिक्र कर रहे हैं। आदिल तनोली की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि ज़रा यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन, डॉक्टर्स टाउन, मल्टी प्रोफेशनल्स, ये 3 सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, और इनकी नाअहली है। इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर आबादियाँ की हैं, यहाँ पर हाई राइजेस भी हैं, और यहाँ पर प्रॉपर्टी सस्ती नहीं है महक, करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पर, लोगों का नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। प्लीज मैं बात करें कि रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, भारी नुकसान हुआ है, तो पहले प्लीज इस्लामाबाद की बात ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, सेक्टर 11 से आदिल तनोली ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। आदिल, आप इस वक्त जहां पर मौजूद है, कल यहां पर हमने तबाही के वो मनाजिर देखे जो कि सोच भी नहीं सकता था कोई कि इस्लामाबाद जैसे शहर में विफाकी दारुल हुकूमत, और जिसको बड़ा पसंद किया जाता है सफाई के लिहाज से, इंतजामात के लिहाज से, वहां जो सूरत हाल कल रही, शुएब भी बता रहे थे कि इंतजाम बेहतर नहीं था। प्लीज आप मुझे बताएगा, क्या पहले से अलर्ट नहीं था, कुछ पता नहीं था कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, इतनी ज्यादा बारिश हो सकती है, इंतजामात क्यों नहीं किए गए? देखें, इस्लामाबाद के सेक्टर E11 की उस सड़क पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर कल इस वक्त गाड़ियाँ बह रही थीं और ये सड़क जो है तालाब का मंजर पेश कर रही थी। कल सुबह 4 बजे जो बारिश हुई है, उसके बाद तकरीबन 8 बजे तक इस सड़क पर मुकम्मल तौर पर एक तालाब था। इसके दाएं अतराफ पर जो 5-7 प्लाजे ऐसे हैं जिनकी बेसमेंट भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी थी, और अभी भी कुछ प्लाजे ऐसे हैं जिनमें पानी खाली नहीं किया जा सकता। 3 घर इससे अकब में जो है इनके, वो भी मुकम्मल तौर पर उनकी बेसमेंट भी पानी में डूब गई थी। लेकिन इसकी मेन वजह यह है कि इसके बैक साइड से नाला गुजरता है, नाले का रुख तब्दील होने के बायस ये नाला जिस वक्त बारिश का पानी ज़्यादा इकट्ठा हुआ है तो वो सीधा सैलाबी रेला सेक्टर में दाखिल हुआ है, और इस सड़क के ऊपर जो आदिल यहाँ पे चूंकि आपने बात की है कि नाले का रुख तब्दील हुआ, तो ज़रा समझाएं और बताएं ये नाले का रुख तब्दील क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन था इसका? देखें, ये सेक्टर E11 जो है, अगर इसमें बात करें CDA की, तो CDA वाले ये कह रहे हैं कि ये CDA के उस सेक्टर में शामिल नहीं है। नाला इसके अकब में जो गोल्डा की तरफ से नाला क्या CDA ने अप्रूवल नहीं दिए होते चीज़ों के? देखें, ये गोल्डा की तरफ से जो नाला आ रहा है, उस नाले का सारा पानी ये सेक्टर E11 से, क्योंकि इसकी जो मेन सड़क है जो कल तालाब का मंजर पेश कर रही थी, इस सड़क के ऊपर एक पुल है, उस पुल से गुजरता है। पानी ज़्यादा होने की वजह से ये सैलाबी रेला जो आया था, उस पुल के दाएं बाएं पे जो बंद थे उनको तोड़कर ये सारा पानी प्लाजे जो थे उनकी बेसमेंट और इसके अलावा जो सड़क है उसके ऊपर दाखिल हुआ, और मुकम्मल तौर पर पूरी सड़क को उसने अपनी लपेट में लिया है। जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थीं उनको बहा के साथ ले गया। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक इस सड़क के ऊपर भी एक तालाब का मंजर था। उसके बाद जैसे बारिश कम हुई तो कम होने के साथ ही पानी भी जो है निकलता गया। लेकिन इसके दाएं अतराफ पर जो प्लाजे हैं उनकी बेसमेंट में अभी भी कह सकते हैं हम कि 24 घंटे पानी भरा हुआ है। अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं कि कुछ अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं, जरा उससे मुतालिक भी मुझे बताइएगा कि माली नुकसान तो भारी हुआ ही है, लेकिन जी सेक्टर की बात महक आप कर रही हैं, जी सेक्टर की बात जानी नुकसान जो है उससे ज्यादा भारी तो कोई भी नुकसान नहीं होता ना। जरा इस्लामाबाद में जो कल अमवात हुई हैं उससे मुतालिक भी मैं जानना चाहूंगी। कल के सैलाबी रेले से इस तरह के केस भी रिपोर्ट हुए हैं। सेक्टर G8 जो है, G8 में खंसा कॉलोनी का इलाका है जहां पर कुछ कच्चे मकानात थे, उनके डैमेज होने से 3 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू भी किया गया है। और सेक्टर E11 में जो घर है जिसकी बेसमेंट में पानी दाखिल हुआ है उसकी दीवार भी गिरी है, उसमें एक खातून और एक बच्चा जो है वो जान बाक हुए हैं। इसके अलावा 2 बच्चे जो हैं वहाँ से ये जाहिर है ये जानी नुकसान जैसा महक ने भी कहा कि ये जाहिर है बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है। आदिल, आपने इससे मुतालिक हमें अपडेट किया। मैं जानना तो आपसे भी चाहता हूँ कि चूँकि आपने कहा कि इस वक्त भी पानी कुछ जगहों पर खड़ा है तो कौन काम करेगा या कौन काम करे, लेकिन सदाकत आपकी जानिब आना चाहूँगा। हमने कल भी जब ये खबर रिपोर्ट हुई कि नाला लई बेफर सकता है, नाला लई की वजह से यहाँ पर अवन फ्लडिंग हो सकती है, उस वक्त भी मुझे शेख रशीद साहब याद आए थे जिन्होंने कहा था कि काम होना चाहिए और काम होगा। कल फिर उन्होंने कहा है कि 90 दिन में काम होगा। क्या काम होगा, क्या प्लान बनाया है अब? जी बिल्कुल, नाला लई एक्सप्रेस वे का जो मंसूबा है वो तो अभी तक बदस्तूर कटाई में पड़ा हुआ है।
शेख रशीद वफाक के वज़ीर दाखिला का ये बार बार कहना, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से और वफाक की जानिब से जो फ़ंड्स हैं उनकी अभी तक फराहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से मनसूबा, पहले ये वो मनसूबा है शुएब जो 16 अरब से शुरू हुआ था, 16 अरब के बाद ये मनसूबा 22 अरब पे आया, 22 अरब से बढ़ता हुआ ये मनसूबा इस वक्त 80 अरब रुपये से क्रॉस कर चुका है। इतना बड़ा ये मनसूबा बन चुका है और वक्त के साथ जैसे जैसे मटेरियल महंगा होता जा रहा है, इसकी लागत बढ़ती जा रही है। और उम्मीद तो है कि जब कि अगले 1-2 माह में इसका जो इफ्तिताह बाकायदा वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो खुद कर देंगे। लेकिन जब तक ये मनसूबा नहीं बन जाता, जब तक नाला लई के तरफ ये सड़कें नहीं बन जाती, नाला लई को पुख्ता नहीं किया जाता, इसका बेड नहीं बिछा दिया जाता, उस वक्त तक रावलपिंडी का नाला लई जो है रावलपिंडी के शहरियों के लिए खतरे का और सैलाब का बाइस बना रहेगा। सदाकत, अभी मॉनसून का आगाज है तो ये रावलपिंडी में जो इस्लामाबाद, सैदपुर और गोलड़ा में जी सदाकत, अभी तो मानसून का आगाज़ है तो हमने ये सिचुएशन देखी है। काम तो जब होगा तब होगा, लेकिन आइंदा आने वाली बारिशों में क्या यहाँ पर मौजूद जो आसपास के रिहायशी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है? जी शेब, बिल्कुल रावलपिंडी के बासियों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि कल सैदपुर में 103 मिलीमीटर और गोड़ा में 102 मिलीमीटर, जो 126 मिलीमीटर सैदपुर में और 103 मिलीमीटर गोड़ा में जो बारिश हुई है, वो सारा पानी रावलपिंडी से ही नाला लई से गुजर के जाता है। 40,000 क्यूसिक का रला रावलपिंडी नाला लई से जो है वो कल गुजर के गया है और 22 फीट तक पानी की सतह जो है बुलंद हो चुकी थी। सिर्फ 2 फुट पानी की सतह जो थी वो 1.5 फुट पानी की सतह जो है वो बाकी रह गई थी, जिसके बाद नाला लई ने ओवरफ्लो कर देना था। और रावलपिंडी के जितने भी नशेबी इलाके हैं, जिनमें मोहनपुरा, ग्वाल मंडी, जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, इसके अलावा फौजी कॉलोनी, ज़ियाउल हक कॉलोनी, पीर वदाई, ये सारे के सारे इलाके जो है इफेक्ट होने थे। और हज़ारों की आबादी है रावलपिंडी की, जहाँ पर इस पानी ने अपना नुकसान करना था। लेकिन आने वाले दिनों में वासा ने तो रावलपिंडी में नाला लई की जो है वो 3.25 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो हर साल उसने सफाई करवाती है। इस मरतबा भी उसने सफाई करवाई है। ये वही सफाई का ही नतीजा है कि जिसकी वजह से कल 40,000 क्यूसेक का रैला रावलपिंडी के नाला लई से गुजरा है और कोई ऐसा जानी माली नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, सदाकत अली और आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे जुड़वा शहरों की सूरत हाल, क्योंकि कल जो तबाही हुई है उसके बाद इंतजामिया क्या कर रही है, इंतजामात कहाँ हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डेप्यूटी कमांडेंट हमजा शफकात साहब ने। हमजा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। एक बहस तो ये छिड़ गई कि ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा पानी आ गया, या फिर ये भी कहा जा रहा था कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। हकीकत है क्या बेसिकली? बेसिकली जो हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, हमारे लिए क्लाउड बर्स्ट की टर्म का मतलब है कि, और ये पूरी दुनिया में भी यही है, इंटरनेट के ऊपर भी यही टर्म है कि अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए 1 घंटे के अंदर अंदर तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब कतई तौर पे ये नहीं होता कि कोई बादल फट गए हुए हैं। जो मेट डिपार्टमेंट है उन्होंने फिर हमें इस पर गाइड भी किया। वो ये कहते हैं कि इसको आप टोरेंशियल रेन कह सकते हैं या हैवी रेनफॉल तो कह सकते हैं, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना वो कहते हैं हम इसको यूज़ नहीं करते। इन एनी केस बात यह है कि चाहे ये टर्म इस्तेमाल की जाए या कोई और टर्म इस्तेमाल की जाए, बात यह है कि बारिशें जो हैं वो रूटीन से ज़्यादा हो रही हैं। पिछले सालों की निस्बत थोड़ी बहुत एक कम घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा हुई हैं और उसके लिए हमें तैयारी भी करनी है और उसी के लिए मेट डिपार्टमेंट हमें प्रेडिक्शन भी दी हुई है और अगले 7 दिन के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिशें यूजुअल से ज़्यादा होंगी। जो नॉर्मल रूटीन में आजकल हो रही हैं उससे ज़्यादा बारिशें होंगी। अच्छा हमजा साहब, तखमीना लगाया गया है नुकसान का, चाहे वो E11 सेक्टर में जो गाड़ियां बह गई वो हो, तो G सेक्टर में हमने देखा, G6 में स्पेशली कई बेसमेंट्स वहाँ पे पानी भर गया, नुकसान कितना हुआ? जी तकरीबन जो हमने तखमीना लगाया है G6 के अंदर भी कुछ नुकसान हुआ है और गाड़ियों का अगर सामान और गाड़ियों का और फर्नीचर का जिसका अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसके अलावा सिर्फ अगर जो सिविल वर्क्स का नुकसान का है वो अराउंड 5 मिलियन का नुकसान हुआ है। और गाड़ियाँ अगर 3 शामिल कर ली जाएँ जो गाड़ियाँ बह गई हैं, ऑल्दो हमने वो रिकवर तो कर दी हैं लेकिन उनकी काफ़ी बुरी हालत है। उनका सर्वे के अंदर रिपोर्ट आएगी कि उनका कितना नुकसान हुआ है। ठीक है। अच्छा हमजा साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती थी कि बारिश का पानी सड़क पर जाने की वजह नाले के गिर्द की कच्ची बस्तियां हैं या फिर कोई और? इस्लामाबाद के अंदर जो हमने देखा है कि नालों के अंदर जो तुगयानी आई है, ये बेसिकली मेनली तो सिर्फ एक ही प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। उस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की भी एक ही रोड है जिसके ऊपर फ्लडिंग हुई है। अदरवाइज़ बाकी 99% ऑफ इस्लामाबाद में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप देखें
तो सारा रूटीन में चलता रहा। थोड़ी देर के लिए जब हैवी रेनफॉल हुई है तो घंटे एक के लिए थोड़ा मसला हुआ है, घंटे के बाद 1.5 घंटे के अंदर तमाम टीमें ऑनलाइन थी, हर बंदा काम कर रहा था और 1.5 घंटे के अंदर इस्लामाबाद बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो चुका हुआ था। ये जो नालों के अंदर से पानी बाहर आता है इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये क्योंकि ये नालाज प्राइवेट थे और इन प्राइवेट नालाज के ऊपर लोगों ने कुछ मकानात भी बना दिए हैं, इनको स्क्वीज़ भी कर दिया हुआ है। दूसरी वजह यह है कि रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हुई है और तीसरी ये कि कई दफ़ा इनमें स्टक हो जाता है, गार्बेज स्टक हो जाता है, लोग फेंक देते हैं, वो स्टक होने की वजह से वो तंग हो जाता है नाला और उसका फ्लो नॉर्मल नहीं रहता। तो ये 2-3 वजूहत हैं। उसके अलावा ये भी आपने पॉइंट आउट सही किया है कि पिछले 25 से 30 साल से कुछ हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो हैं वो बेचारी इसके ऊपर नालों के अंदर भी बैठी हुई हैं, नालाज के अंदर, और उनकी इंक्रोचमेंट भी है, उनको कई दफ़ा समझाया भी है, कई दफ़ा रिमूव भी की गई हैं, लेकिन पावर्टी और इस तरह के इशूज़ की वजह से वो फिर भी इधर कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसकी वजह से कभी कभी नुकसान भी उठाते हैं। जी, लेकिन हमजा साहब, जब बात हम कर रहे हैं कि E11 सेक्टर में जो तबाही हुई, और ज़ाहिर है आपने कहा कि वो एक जगह पर हुई, एक सड़क पर, लेकिन ज़िम्मेदार सिर्फ वहाँ पर रहने वाला एक शहरी नहीं है, वो आसपास जो कॉलोनीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। तो E11 में ज़रा CDA उस तरह से एक्टिव नहीं है, वहाँ पर 3 सोसाइटीज़ हैं। आपने भी कल कहा था कि सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा? जिस सोसाइटी के अंदर ये सारा वाक़या हुआ है उस सोसाइटी को तो ऑलरेडी हमने शो कॉज भी इशू कर दिया है। आज हमने उनके ऑफिस के अंदर भी हमारे ऑफिसर्स ने टेक ओवर कर लिया था, उनका रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं और 3 गलियां भी आज कुछ देर तक हम उनकी 3 गलियां कम्प्लीटली सील कर देंगे और उनका हम CDA के साथ मिलकर ऑडिट करेंगे। इस पर ऑलरेडी इंक्वायरी भी मार्क हो चुकी हुई है कि किस तरह बनाई गई, किसने बनाई, क्यों बनाई और इसकी वजह से क्या क्या एनवायरमेंटल हैज़र्ड हो रहा है। उसके बाद फिर इनका फैसला करेंगे कि इनको डिमोलिश करना है या इनको एक्वायर करके कहीं और सेटल करना है। ठीक है हमजा साहब, अभी तो मॉनसून सीजन का आगाज हुआ है ना, ये तो बिल्कुल शुरुआत है। आगे आने वाले वक्त के लिए क्या क्या प्लान बना लिए गए हैं कि मजीद तबाही से बचा जा सके? अभी 7 दिन के लिए तो हमें रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके अलावा पूरे महीने में ये बारिशें होती रहेंगी। पहले भी हो रही थी, आज से हफ्ता पहले भी बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। मेट डिपार्टमेंट तो खैर हमें 1 महीने से कह रहा है कि बारिशें होंगी और अभी फिर वो होना भी शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर हमारा पूरा प्लान तैयार है, एवैक्यूएशन प्लान तैयार है, रेस्क्यू प्लान तैयार है, रिहैबिलिटेशन प्लान तैयार है। बारिश को तो हम नहीं रोक सकते, ना ही हम कैचमेंट एरिया में जो बारिश का पानी जो है वो बहुत स्पीड से आता है उसको भी हम नहीं रोक सकते, लेकिन इस डिज़ास्टर होने के बाद भी जो जो चीज़ें की जा सकती हैं वो सारी की सारी हमने तैयारी की है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी वो भी हमारे साथ इन टच हैं, सिविल इंतज़ामिया, CDA, रेस्क्यू, 1122 एमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, NDMA, वो उन्होंने भी अपने आज हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। और अभी भी आप देख लें कि इतने ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी 1.5 घंटे के अंदर पूरा इस्लामाबाद बैक टू नॉर्मल था। ठीक है हमजा साहब साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ाहिर आपने तो कल कहा कि कल भी आपके आज भी आपने कहा कि हालात जो हैं वो खासे बेहतर हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी जिस तरह आदिल तनौली ने हमें कुछ देर पहले अपडेट किया, कुछ जगहों पर पानी खड़ा, तो ये पानी निकालना भी बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और सेगमेंट्स बाकी हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। आपको याद होगा कि प्रोग्राम के इब्तिदा में हमने बात की थी तेजी से फैलते कोरोना वायरस की। कराची में मस्बत केसेस की शरह जो है वो पहली बार 30% तक जा चुकी है। इससे पहले पहली, दूसरी और तीसरी वेव की अगर हम बात करें तो हमने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी। 10 में से 3 टेस्ट पॉजिटिव आने लगे हैं। सिंध हुकूमत ने 15 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि सूबे में पहले ही शादी हॉल्स, तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी आयद है, स्कूल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी है, जिसके खिलाफ ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज नजर आती है। सूबाई हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदियों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक जफर मोती साहब ने, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध सैयद तारिक शाह, और इसके साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी हॉल एसोसिएशन ख्वाजा तारिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं अपने तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहूंगी और सबसे पहले जफर साहब आपकी जानिब में आना चाहती हूँ। मुझे ये समझाइएगा कि जो हुकूमत की जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी तो नाअहली नजर आती है, क्योंकि हम बात भी नहीं मानते, समाजी फासले का ख्याल भी नहीं रखते। आपकी नज़र में अगर हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन या अभी जैसे स्मार्ट लॉकडाउन पे गई हुई है, सिंध हुकूमत अगर ये फैसला कर लेती है कि मुकम्मल लॉकडाउन लगना है, आपकी नज़र में ये फैसला बिल्कुल ठीक है क्योंकि अवाम की नाअहली खुल के सामने आ रही है? देखिए, मसला ये है कि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कोविड से पहले।
अच्छा। उसमें ये हुआ था कि पॉलिटिकल सिनेरियो में कराची की पॉपुलेशन को उन्होंने, चाहे कुछ भी हुआ हो, बहुत कम दिखाया था, तकरीबन हाफ दिखाया था। तो जब आपके ऊपर ऐसी वबा आती है और आपके पॉपुलेशन को कम दिखाया जाता है तो जाहिर है वो जो चीजें देनी होती हैं जैसे वैक्सीनेशन और वो भी कम दी जाएगी। अब इसकी वजह से 3 करोड़ आवाम की जो सिटी है जिसे बंदा बंदे से फंस रहा है, इस वबा को वैक्सीन से कंट्रोल करने के लिए इसको वो अद्वितीय दवाइयां ही नहीं दी गई जो होनी चाहिए थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कराची की आवाम है, इसमें सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान की होलसेल मार्केट्स हैं, इसमें बंदे से बंदा फंस रहा है, इसमें इन एंड आउट जो हो रहे हैं कराची के अंदर काम करने वाले मजदूर, और वो भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से एग्जिट भी करते हैं, लेकिन हर वक्त इनफ्लो ज्यादा है। अब इस इनफ्लो के बाद वैक्सीन कम होने के बाद जाहिर है ये वबा का ये जो 30% आप अभी जिक्र कर रही थी ये बढ़ेगा, बढ़ता ही जा रहा था, और लोग यही परेशान थे कि इसका अब अफेक्ट जो आएगा उसका अफेक्ट किस पर आएगा। अब वो अफेक्ट जो आया है वो बिजनेसेस पर आया है, वो अफेक्ट जो आया है वो मार्केटों को बंद करने पर आया है, वो आया है लॉकडाउन की सूरत में, जिससे कराची खुद की पूरी इकोनॉमी हिली हुई है। और वो जो परेशानी है, वो जो लॉकडाउन के वजह जो बन रही है वबा, और उसमें वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी ना होना, और कैंपेन ये चलाना कि वैक्सीन लगाएं, जबकि वैक्सीनेशन की लाइन में अगर वो जो लोग हैं और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो इतने कम है कराची की आबादी, असल आबादी के हिसाब से, कि ये होना ही था। अब लॉकडाउन का मसला ये है कि जो ताजिर हजरात इसके ऊपर वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हाँ एहतजाज जो कर रहे हैं, वो भी ये सही कह रहे हैं कि आपको ये हैंडल करना चाहिए था, फर्स्ट वेव से शुरू कर देना चाहिए था कि भाई कराची की असल पॉपुलेशन जफर साहब कता कलामी की माजरत, अगर सिंध गवर्नमेंट ने एक चीज को अच्छे तरीके से हैंडल किया, जैसे कि आप कह रहे हैं कि करना चाहिए था, अगर हैंडल किया तभी तो मार्केट्स खुली, तभी तो हमने देखा रेस्टोरेंट्स में डाइन इन डाइन आउट खुले, शादी हॉल्स खुले, सिनेमा हॉल्स खुले। सिर्फ एक डिमांड थी कि वो जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो दिखाना जरूरी है, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अवाम की अपनी नाअहली भी है, क्योंकि जिस तरह हम कह रहे हैं कि वैक्सीन की मौजूदगी नहीं है, ये तो एक छोटा सा वक्त आया था जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का मसला था। अवाम ने अब इस चीज को खुद एक्सपीरियंस किया है कि वाकई अब वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन मौजूद है। देखिए, अवाम को जो रोशनास भी कराया गया था, लोगों को समझाया गया था, वो अलग बात है। और दूसरा, आप फर्स्ट वेव को और ये फोर्थ वेव को मिक्स ना करें। वो वेव जो थी वीक थी, उसको कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट ने कर लिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू कि भाई उन्होंने रेस्टोरेंट दोबारा खोले। फोर्थ वेव में एवरी डे आपके मीडिया से पता चला कि भाई कराची 12 हो गया, फिर 14 हो गए, तो जैसे हमारी स्टॉक मार्केट की प्राइसिंग चलती है ऐसे ही चल रहा था कि भाई ये जो 12 से 15 हुआ, 15 से 20, 24, 26, फिर 30। तो ये जो फोर्थ वेव है इसके हिसाब से आप यकीन करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन के जो क्वांटिटी है और जो और क्वालिटी भी है वो कम है। दूसरी बात ये कि इसका टोटल जी जफर साहब, यानी आपका ये पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ अगर वैक्सीन ज्यादा अवेलेबल हो, ज्यादा सेंटर्स हो, ज्यादा वैक्सीनेशन पर फोकस हो, तो फिर काबू पाया जा सकता है। दैट इज द ओनली इशू वी आर फेसिंग राइट नाउ। कराची की असल आबादी के हिसाब से वैक्सीनेशन। ओके, ठीक है सर, साथ रहिएगा। तारिक शाह साहब, आपके जाने आना चाहूंगा। बात वैक्सीन की हो रही है, मुझे जरा आप अगर शेयर कर सकते हैं फिगर, जो स्टाफ आपके साथ है, जो स्कूल का स्टाफ है, टीचर्स हैं, दीगर स्टाफ है, कितने फीसद प्राइवेट स्कूल का स्टाफ, टीचर्स वैक्सीनेटेड हैं? जी देखें, जब आपके प्रोग्राम में लास्ट भी बात हुई थी, आप देखें कम से कम जो है वो 99% तो स्टाफ वैक्सीनेटेड हो चुका है। तो मैंने 1% का मार्जिन लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से स्कूल्स के अंदर आपको पता है मेजॉरिटी माँ बाप फीमेल्स होती हैं, तो बहुत से स्कूल्स के अंदर टीचर्स ऐसी भी हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो उनको डॉक्टर की तरफ से सर्टिफिकेट दिए गए कि वो वैक्सीनेट नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब वो अगर 99% आपका स्टाफ वैक्सीनेटेड है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एज सच वैक्सीन का इशू उस तरह से फेस नहीं करना पड़ा, जो गया वैक्सीन करवा के है। फिर मुझे एक पॉइंट और बता दें कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं 30% इज द पॉजिटिविटी रेशियो ऑफ कराची, क्या इस पॉइंट पर स्कूल खुलने चाहिए?
देखिए बात यह है कि 30% जो रेशो आ रहा है, पहले ये देखना पड़ेगा ये आ कहाँ से रहा है। ये वो लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं, जो जिनको सिम्टम नजर आ रहे हैं, वो जाके टेस्ट करवा रहे हैं और उनको ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस करोड़ों की आबादी के अंदर जो है, अगर 7,000 लोग टेस्ट करवा रहे हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर तो कम से कम यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम तौर पर वो टेस्ट होने चाहिए, और टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए। मेरा सवाल फिर वही, क्या इस वक्त स्कूल खुलने चाहिए? आप इस पर क्या राय रखते हैं? स्कूल खुलने चाहिए इस वक्त? बच्चे कैरियर होते हैं। देखिए कोरोना वायरस जो है वो तो हमेशा यहाँ पर देखें काम रहेगा, क्योंकि ये जितनी वेव्स आती जा रही हैं, ये मुझे नहीं लगता। यानी आप कहते हैं कि 30% पॉजिटिविटी रेशो के बावजूद स्कूल खुलने चाहिए? जी बिल्कुल खुलने चाहिए। देखिए इसके अंदर एसओपीज पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जिंदगी ना सिर्फ स्कूल बल्कि कारोबार भी चलने चाहिए, क्योंकि देखें एसओपीज पे अमल दरामद ही बेस्ट की है इस माशरे को चलाने के लिए, क्योंकि हम बार बार लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर ठीक है। आप कहते हैं लॉकडाउन नहीं कर सकते, स्कूल खुलने चाहिए। ठीक है ख्वाजा तारिक साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूंगा। सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू। जो लोग आपके साथ मुंसलिक हैं, आपके एसोसिएशंस के हैं, हॉल एसोसिएशन के जो वेटर्स हैं, जो स्टाफ है, कितने फीसद वैक्सीनेटेड है? कहाँ चेक किया गया उनका सर्टिफिकेट? क्या हालात हैं यहाँ पर? देखें ऐसा था कि हमारी एनसीओसी के जो डीजी ऑपरेशंस हैं आसिफ बुराया साहब, हमारी उनके साथ एक बड़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन हुई थी, और उन्होंने कहा था कि देखें रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल, इनका गोइंग फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ खुलने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज वैक्सीनेशन जी। तो आप अपने स्टाफ को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करा लें। तो हमारा जो इस वक्त स्टाफ है वो मोर देन 90% कंप्लीट वैक्सीनेटेड है। अच्छा। और 5 to 10% ऐसा होगा जिसकी सेकंड डोज या तो लग गई है या लगने वाली है। तो वो ऑलमोस्ट जो है हमारा स्टाफ जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुका है, ना सिर्फ कराची में बल्कि ऑल अक्रॉस सिंध। अच्छा, तो तारिक साहब मुझे ये बताएं कि ये चीज़ आपने सिंध गवर्नमेंट के सामने रखी, क्योंकि ये तो हम भी कहते हैं कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है जिन्होंने वैक्सीन करवा ली है और फिर उनके कारोबारी ज़िंदगी को मुतासर किया जा रहा है। ये आपने बात की सिंध हुकूमत से, क्योंकि शादी हॉल्स को बंद कर देना, तकरीबात को बंद कर देना, यकीनन उससे जुड़े हर एक शख्स के घर पे इफेक्ट तो पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा इस वक्त जो थोड़ा सा गिला है, एहतिजाज है, वो भी इसी हवाले से ही है कि देखें ये एक वो सेक्टर है जिसमें 2 घंटे का फंक्शन होता है, और आपने जो रिवाइज एसओपीज आई थी कोविड के हवाले से या थर्ड वेव के बाद जो खोला गया, उसके अंदर इसमें 200 मेहमानों का किया गया था और 2 घंटे का फंक्शन अलाउ किया गया। तमाम कारोबारी सेक्टर्स के अंदर उसके या तो वर्किंग आवर्स रिड्यूस किए गए हैं या उनको नंबर ऑफ डेज में कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, और किसी न किसी तरह प्रोविजन दिया गया है ताकि मामला चलते रहें और एक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो डाउन करके, ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो किसी तरह से कोविड की जो स्प्रेड है उसको रोका जाए। हम भी यही कहते हैं कि भाई हमारा तो बहुत लिमिटेड काम है, आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोगों को अलाउ कर रहे हैं, आप हमें भी जो है प्रोविजन दें। देखें ज्यादती की इंतहा तो ये हमारा फ्यूचर बेस्ड काम है। 1 जुलाई को उन्होंने डाइन इन खोला और 3 जुलाई से असद उमर साहब जो है वो ट्वीट करना शुरू करते हैं कि डाइन इन से जो है कोरोना फैल रहा है। लेकिन ज्यादती है, ये तो प्री प्लान है, आपने पहले से सोचा हुआ है कि ऐसा होगा तो बस हम फौरन ही जो है इसके ऊपर ट्वीट करना शुरू कर देंगे। आपके पास कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें आप बता सकें कि या तो लोगों के कोई आपने सेंसर्स लगाए हुए हैं या शादी हालों में लगाए हुए हैं कि जिसमें जैसे ही बंदा एंटर हो पता चल जाए कि जी कोरोना यहाँ से स्प्रेड हो रहा है। देखें एक चीज समझने की जरूरत है, आप जब भी डाइन इन अलाउ करते हैं ये बिल्कुल लार्ज स्टेज में अलाउ करते हैं, उस वक्त आप अब तकरीबन तमाम तरह की जो रिलैक्सेशन है वो दे चुके होते हैं, पब्लिक फुली तौर पर रिलैक्स हुई भी होती है। आप अभी भी जरा जाके देखें, आप एक तरफ 30% पॉजिटिविटी कह रहे हैं, इस वक्त जरा सिर्फ सड़कों पे जाके देखें, आपको किसी किस्म की जो है ना लोगों के अंदर कोई डर खौफ नजर नहीं आएगा, ना वो मास्क पहने हुए होंगे। तो सड़क के ऊपर अगर कोई बंदा चल रहा है, बसों में चढ़ा हुआ है, मार्केट्स में घूम रहा है, बाहर, अंदर की बात नहीं कर रहा, बाहर, तो अगर वहां पे एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे, वो किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। वो तमाम तरह की एसओपीज
तमाम तरह की तारिक साहब ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि सड़कों पर हमें जिस तरह का रश नजर आता है उससे कोविड फैलता है, लेकिन अगर सवाल ये हो कि आपकी एसोसिएशन क्या करे, अगर सवाल ये हो कि आपके हॉल में क्या हो रहा है, उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि किसी और बाजार में क्या हो रहा है। सर प्लीज एक बात सर, लेकिन मैं सिर्फ इतना से कहना चाहता हूं सर कि जो हालात भारत के हुए, खुदा ना खास्ता वो हालात पाकिस्तान में। लेकिन आपको एक चीज समझने की जरूरत है, हुकूमत हमारी एक कैपेसिटी है, हम लोगों को मना कर सकते हैं, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। हमारे पास एक्शन लेने की कोई अथॉरिटी या पावर नहीं है। पावर लेने की अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है। एक काम आप कर सकते हैं सर, एक काम आप बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर आपने 200 मेहमानों को अलाउ किया है हॉल में आने के लिए फॉर 2 आवर्स और वो आके मास्क नहीं पहनते, तो आप उन्हें कहिए कि भैया वापस चले जाओ, हम आपको ये शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। आपका कोई शख्स ये जरूर कह सकता है कि ये पार्टी नहीं हो सकती। देखिए हमारा वो वाहिद सेक्टर है जिसमें ना सिर्फ अनाउंसमेंट्स हो रही होती है मुसलसल, हम बुकिंग के टाइम पे भी बता रहे हैं। कितनी शादियां कैंसिल की सर, कितने फंक्शंस कैंसिल किए, कितनी पार्टीज कैंसिल हुई जहां पर एसओपीज पर अमल नहीं होता, जहां शहरी खुद अमल नहीं कर रहे थे, कितनी पार्टीज कैंसिल की हैं आपने? देखिए आप 100% पार्टी कैंसिल नहीं कर सकते, उसकी वजह ये वहां दंगा फसाद हो जाएगा, तोड़ा फोड़ी हो जाएगी। आप जो है सर लोग मर जाए कोरोना से, वो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप डंडा उठा लें और आप कहें हम पार्टी कैंसिल करेंगे। देखिए मैं आपसे वही कह रहा हूं, आप लोग पहले साइन करवाते हैं उनसे एसओपीज पर अमल दरामद करना है। अगर एसओपीज पर मुझे या तो बोलने दें, आप बोल लें। नहीं, मेरा सवाल तो ले लें सर, क्या ये आप कहते हैं आपको पावर नहीं है? मेरी बात समझें, देखें हम बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं, हमने लोगों को रोका भी है, लेकिन जहां तक पार्टीज कैंसिलेशन की बात है, पार्टीज कैंसिल नहीं हुई, हमने लोगों को रोका है। अब आप जरा से एक ऑल्टरनेट सिनेरियो पे आए, आपने जो आपकी एयरलाइंस हैं और जो आपके रेलवे स्टेशन हैं, उसके ऊपर आपने कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर कितने लोगों को रोका है? आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा था कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं कराएंगे हम उनको हॉस्पिटल के अंदर सर्जरी की फैसिलिटी नहीं देंगे, हम उनको ओपीडी नहीं देंगे, आपने उस पर कितना अमल कराया? देखिए ताली दोनों हाथ से बचती है। आप हमारे ये वैलिड पॉइंट है सर आपका, ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, स्पेशली जो बात आपने सर एयरलाइंस की है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। लेकिन मास्क के बगैर तो बैठने नहीं देते ना वो अंदर। एग्जैक्टली लेकिन लेकिन आप ये देखिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की 2-2 घंटे की फ्लाइट चल रही है, ये वैलिड पॉइंट है, लेके जा रहे हैं वहां पे ना कोई ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब कहा जाता है कि हर सेक्टर में सख्ती होगी तो हमें सख्ती नजर नहीं आ रही। यानी एयरपोर्ट पर हम देख रहे हैं कि जो क्यू है उसमें स्पेस है, लेकिन जहाज पे वो जहाज फुल कैपेसिटी के साथ जा रहा है, वहां पे कोई डिस्टेंस नहीं है, भले आप कहेंगे मास्क पहनना है। ये बात बहुत वैलिड है, तो हुकूमत को सख्ती हर सेक्टर पर करनी चाहिए। एग्जैक्टली हम तो मना ही नहीं कर रहे कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे हाथ मजबूत करें। आपके जो एरियाज हैं जिसपे गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक्शन करना है वहां वो भी स्ट्रिक्ट हो। वो देखिए हमें एग्रेसिव वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की जरूरत है। इसका सिर्फ बिल्कुल सही बात है। आप यूके के देखें, कनाडा को देखें, अमेरिका को देखें, वो खोल रहे हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। अगर हम ये तहैया कर लें कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन इशू ना करें, सिर्फ और सिर्फ कारोबारी बरादरी को जो है वो एक्शन ना ले, जहां पे उनकी जिम्मेदारी है वो भी पब्लिक के अंदर जाकर के वैक्सीनेशन करें, वहां पे फाइन्स करें ताकि लोग सीरियस लें इसको। हमको एक यूनिफाइड एफर्ट करने की जरूरत है। आप सिर्फ नोटिफिकेशन इशू करके बैठ जाएं और तमाम एक्शंस कारोबारी बरादरी से कराएं, वो मुमकिन नहीं है। शुएब साहब मुझे कुछ कहना है। जी जी जफर साहब। भाई देखिए अभी ये जो प्रोग्राम होने चाहिए वो ये कहना चाहिए कि कराची के क्राइसिस जो 30% है उसको किस तरह हैंडल करना है, अलग अलग कारोबार के हिसाब से। और ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि अब ये 30% सैयद तारिक शाह साहब ने अभी कहा कि भाई एजुकेशन सेंटर खोलने चाहिए, क्योंकि जो टेस्टिंग हो रही है उससे 7,000 लोगों की हो रही है, ये 30% परसेंटेज आ रही है। 70,000 को भी आप करेंगे टेस्ट तो वही फिगर आएगा, और 7 लाख को भी एक दिन में आप टेस्ट करेंगे ना तो वही फिगर आएगा। तो जब आपके यहाँ 7 लाख का होगा और वही फिगर आएगा, 30% लोगों को ये क्राइसिस में है, तो उसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करके शहर को इमरजेंसी में लगाकर वैक्सीनेशन की स्पीड में, खाली मीडिया ये ना करे कि वैक्सीनेशन लगाएं। भाई वैक्सीनेशन तो अभी तक तो इन्होंने 15 साल की एज के नीचे, 18 साल से नीचे वालों, 20 साल के नीचे वालों। जफर साहब एक पॉइंट लीजिएगा जफर साहब, यानी इसको यूं समझा जाए कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो, चाहे वो 10 दिन का हो, 15 दिन का, और उसमें मैसिव वैक्सीनेशन हो। कराची शहर में कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई अंदर से बाहर नहीं जाएगा, और मैसिव वैक्सीनेशन। बार-बार के ये आपके प्रोग्राम में मैं स्टार्ट से बोल चुका हूँ कि ये परसेंटेजेस जो हैं
ये झूठ नहीं बोल रही है, नंबर 1। और नंबर 2, फोर्थ जो वेव है उसको आप बाकी फर्स्ट वेव से अलग समझो, बिल्कुल अलग समझो, नहीं कर सकते, वो तो बहुत अलग है, बहुत अलग है। जी जी ठीक है, यानी अगर दैट मींस लॉकडाउन, आप लॉकडाउन के हामी हैं सर, लॉकडाउन के साथ मैसिव वैक्सीनेशन। लॉकडाउन पर हल्की नजरसानी, लेकिन मैसिव वैक्सीनेशन। लॉकडाउन को अगर नजरसानी कर सकते हैं, उसको काउंटर करें मैसिव वैक्सीनेशन से। ठीक है, तारिक साहब आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, जरा से एक चीज समझें, ये जो इन्फ्लुएंस निकालना है, देखिए इस वक्त कौन लोग टेस्ट करा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरीज आपको टेस्ट कराती भी नजर आएंगी। वो लोग जो बाहर जा रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, एक तो उनके टेस्ट हो रहे हैं, और दूसरे जो लोग बीमार हैं, सिम्टम्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तारिक शाह साहब, आपका भी पॉइंट लेना चाहेंगे, बिकॉज़ वी हैव लास्ट मिनट। तारिक शाह साहब, इफ यू वांट, मुझे एक सेकंड दे सकते हैं, मैं जरा की ऐड करना चाह रहा हूं। जी 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 जी। देखिए, इसमें एक चीज ये है कि देखें, एसओपीज पे स्ट्रिक्टनेस जब तक नहीं होगी, लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। लॉकडाउन जो है वो हल नहीं है। अगर हम लोगों को मोटिवेट करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को अपने लॉ स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, अपनी वर्क, यानी जो एसओपीज है उसकी सख्ती से अमल दरामद करवाना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे समाजी फासले का ख्याल रखना है। बेहद शुक्रिया मेरे तीनों मेहमान जो हमारे साथ मौजूद थे और वो गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे भी ये लगता है, और शायद हर एक पाकिस्तानी जो कि ये समझता है कि जिंदगी मुतासर नहीं होना चाहिए, उसकी नज़र में वैक्सीनेशन लगवाना सबसे ज़्यादा लाजिम है। अगर आप वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप ही महफूज रहेंगे, आपका मुल्क महफूज रहेगा। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। और आज आपको अनदेखा पाकिस्तान में सैर करवाएंगे ऐसे गाँव की जहां हर शख्स हुसूल तालीम में मसरूफ़ अमल है। यही वजह तो है कि वहाँ अक्सरियत लोग जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट है। ये गांव कहाँ हैं, क्यों लोगों को इतनी लगन है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा गांव रसूलपुर। राजनपुर के इस गांव की आबादी 3000 के लगभग है और अक्सरियत पोस्ट ग्रेजुएट। रसूलपुर 1933 में हमारे बुजुर्गों ने आबाद किया था, जब उनको मौजा आदमगढ़ नौ ने फ्लड की वजह से उनको माइग्रेशन करनी पड़ी थी। तो 1933 में यहाँ पर ये हमारा कस्बा आबाद हुआ। तो यहीं से हमारी तालीम की बुनियाद रखी गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक पूरी सिद्धि का किस्सा है। राजनपुर में एक गांव है जिसका नाम रसूलपुर है, और वहाँ की ये बहुत मशहूर है क्योंकि वहाँ की बिल्ली भी ग्रेजुएट है। आप इसको 100 साल पहले जब ये गांव बसना शुरू हुआ तो मकीनों ने सबसे पहले खुद 2 प्राइमरी स्कूल खोले, जिनमें से एक लड़कियों का था। यहाँ के पढ़े लिखे जो भी स्टूडेंट हैं वो तकरीबन एमफिल पीएचडी है और हाल फील्ड में काम कर रहे हैं। आप जहाँ भी जाएंगे माशाल्लाह आपको कोई ना कोई एक फ़र्द किसी ऑफिस में रसूलपुर का ज़रूर मिलेगा। यहाँ डॉक्टर हैं, वकील हैं, पीएचडी हैं, ख़वातीन भी है। ख़वातीन में भी तालीम का वही रेशो है जो मर्दों में है। तारीख में अब तक एक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। अमन का ये आलम है कि सास बहू के झगड़े भी नहीं सुनाई देते। जिस घर में सास एमए या एमएससी हो, बहू पीएचडी हो और नंद डॉक्टर हो, जेठानी प्रोफेसर हो, उस घर में किस बात का झगड़ा? सबको एक दूसरे के हकूक और उनका एहतराम और अपनी जिम्मेदारियां मालूम है। इस इल्म की झलक इन गलियों में नजर आती है। कहीं कचरा मिलेगा न गंदगी, सीवरेज का निजाम मिसाली, सड़कें पक्की। गांव वालों ने तरक्कियाती मंसूबों के लिए अपना एक इदारा कायम कर रखा है। ये फैसला हमने किया हुआ है रसूलपुर के लोगों ने कि अपने आप काम करना है। हुकूमत की तरफ से इमदाद की कोई लालच नहीं रखनी।
बस अपने आप पर भरोसा करना है। पहले हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसा किया, वही सिलसिला चलता आ रहा है। अपने आप पर भरोसा, ये सब चीज़ें अपने आप तौर पर बनाई गई हैं, अपने आप। गांव में होटल खोलने पर पाबंदी है ताकि लोगों को फजूल मशगलों से रोका जा सके। जो इस गांव का नहीं, वो यहाँ जमीन भी नहीं खरीद सकता। सौ साल हो गए, ये इलाका आज भी बुजुर्गों की रिवायात अपनाए हुए है। इलियास कबूल, समा, राजनपुर। तो जनाब आपने देखा कि वो गांव जो पढ़ा लिखा है, जरा सियासी मैदान का रुख करते हैं जहां पर कभी कभार ऐसा होता है कि पढ़े लिखे लोग मौजूद वहां पर नहीं है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कराची की, जहां पर पढ़ा लिखा तबका तो है लेकिन आवाम जो है वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? मुमकिन लॉकडाउन की भी हमने बात की थी प्रोग्राम के आगाज में, जैसा कि हमने बताया कि कराची में पहली दफा ऐसा हुआ है कि चौथी लहर में शरह जो है वो 30% तक पहुंच गई है। कासिम सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि इस वक्त ट्रांसमिशन रेट कराची में क्या है और जो ये गौर किया जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा, इसमें हकीकत क्या है। कासिम साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पहली बार शरह जो है 30% तक पहुंची है। एक तो कराची में ट्रांसमिशन रेट के हवाले से मैं आप पूछना चाहूंगी, और दूसरा ये जो मुकम्मल लॉकडाउन की बात हो रही है, इस हवाले से हुकूमत जो है क्या इकदाम उठाना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल कराची की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है हमारे लिए। आप ये समझें कि हम इस वक्त भी मोरल लेटेसी जो है वो नंबर पे खड़े हैं कि जहाँ पर 25 से 30% के दरमियान थोड़ा हर रोज के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। लेकिन इसके अलावा दिस इज़ वेरी अलार्मिंग इन अ वे कि जो है वो हमारे पास जो सबसे नुकसान, जो हमें तकलीफ वाली बात आती है, परेशानी वाली बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत हो रही है। अगर हम 30-40 अफराद को रोज अस्पतालों में, हमारे बेड इतने नहीं है कि हम 100 बेड बढ़ाएं और अगले दिन 40 भर जाएं तो फिर 2 दिनों में हम सैचुरेट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग है। तो ये और फिर जो सबसे और ज्यादा परेशान कौन बात है वो ये कि इसमें 90% वो लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट कर रही है सिवियरिटी को, लोग हॉस्पिटल में नहीं आ रहे। इन्फेक्टिविटी तो फिर भी आ रही है, लेकिन इस वक्त भी 90% हमारे पास अस्पतालों में मरीज वो हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, और जो वैक्सीनेटेड हैं वो भी आते हैं। लेकिन जो मरीज भी इस वक्त अस्पताल में है, फॉर एग्जांपल अगर 100 मरीज हैं तो उनमें 10 ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन हुई थी, 10% ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन वो सब बिल्कुल माइल्ड सिम्टम के साथ हम 1-2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उसका वो लोग प्रिकॉशनरी एंग्जाइटी, यानी एट द सेम टाइम हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जिसने नहीं करवाई वो ज्यादा मुतासिर हो रहा है, जिसकी वैक्सीनेशन हुई है या तो मुतासिर नहीं हो रहा या तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट है। सर आप मुझे अस्पताल का एग्जैक्ट फिगर बताएं, इस वक्त कितने फीसद गुंजाइश बाकी है? सर हमारे पास इस वक्त कोई 450 के करीब हमारे पास वेंटिलेटर की सहूलत है, जिसमें से मोरल लेस आप ये समझें कि हम इस वक्त 400 के करीब या 450 के करीब इस वक्त हमारे इवेंट्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं कराची शहर के अंदर। यानी कराची में सिर्फ और सिर्फ 25 वेंटिलेटर्स हैं जो कि ऑक्यूपाइड नहीं है, बाकी 425 ऑक्यूपाइड हैं। सर अब मुझे ये प्लीज बताइएगा कि फिर मुमकिन है लॉकडाउन की जब हम बात कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट कितना सीरियस है? क्या ये सोचा जा रहा है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको फौरी तौर पर लॉकडाउन किया जाए उनका? सर इस वक्त आप कराची के जो पॉपुलेशन या जैसे जो कराची की डेमोग्राफी है उसमें जैसे आप और हम शहर में रहते हैं, तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम इसको जो है वो एक दिन एक एरिया, छोटा सा एरिया को हम बंद करें और दूसरे को खुला रहने दें, ऐसा हो नहीं सकता है और इसकी इफेक्टिवनेस नहीं होगी। तो इसलिए हम इस पे आज हम इंशाल्लाह 2-3 मीटिंग्स हमारी हैं दोपहर में। तो हम ये हमारे जो सर कासिम साहब आपको वाकई लगता है कि हम उस पॉइंट पर बैठे हैं कि हम मीटिंग्स का इंतजार करें, 1-2-3 मीटिंग्स की बात करें? आपको लगता है इस वक्त कराची मुतहम्मिल हो सकता है फॉर एनी डिले? शेख हम जो है ना वो कल हमारा चूंकि टास्क फोर्स की मीटिंग है तो उससे पहले हम चाहते हैं कि जितने भी जो है ना वो कल को आपकी सारे दोस्त इधर आके इस पे कहें, शोर शराबा करें, तो उससे बेहतर है कि हम उनसे बैठ के बात करें, कन्विंस करें, हम इनके साथ एंगेजमेंट करें और तमाम लोगों के साथ कल हम उस पर कोई ना
कल इधर मीन्स में ये मानते हैं तभी हमें डिसीजन लेना है, नहीं मानते तभी डिसीजन लेना है कि हमें हमारे पब्लिक हेल्थ के ऊपर हम किसी किस्म की जो है वो डिले या किसी किस्म का। सर अगर कासिम साहब अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक तो कभी भी नहीं सुनेंगे। आपको नहीं लगता अब ये वक्त है कि इलाकों को बंद किया जाए, मास टेस्टिंग की जाए? क्योंकि इस वक्त 30% की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से अगर किसी भी शहर में किसी भी मुल्क में हो ना तो वो मुल्क भी हिलता है, वो शहर भी हिलता है। लेकिन कराची जहाँ पर आबादी काफ़ी ज़्यादा है, मुआशी हब है ये, वहाँ पर अब सोचना नहीं है, बस सिर्फ करना है। सर बिल्कुल हम अभी इस पे 100% रेडी हैं कि हम इस पे क्या करने जा रहे हैं। ये इंशाल्लाह आपको कल हम इस पे जो है वो ये पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड ले लें, पॉलिटिकल पार्टी से लेकर हम उनके साथ रिलीजियस स्कॉलर्स के आगे मुहर्रम भी आ रहा है, तो ये तमाम चीजें जो है उनके साथ बैठ के हम बात करें। कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। लेकिन सर लेट्स सपोज एक फैसला हो जाता है और फैसला ये है कंप्लीट लॉकडाउन, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाई जाएगी? वो कंप्लीट लॉकडाउन क्या होगा? सर कंप्लीट लॉकडाउन का जैसे आपने हमारी पहले फर्स्ट वेव में जो था उसी तरह का लॉकडाउन होगा कि हम तमाम जो इदारे हैं उन तमाम को ऑन बोर्ड लेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कराची की है, प्लस पुलिस है, प्लस रेंजर्स है, और अभी हमें जो बाकी जो हमारी इदारे हैं उनकी तरफ से भी हमें NCOC की तरफ से यह है कि आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो जितने जो इदारे इसमें लॉकडाउन के लिए हेल्पफुल होंगे उन तमाम की हम जो है मदद लेंगे और इंशाल्लाह आपको इफेक्टिव, क्योंकि हमें इसकी चेन को ब्रेक करना है। बिल्कुल, तो कासिम साहब इससे अब हम क्या समझें कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ अब हम जा रहे हैं, बस इंतजार है कि स्टेक होल्डर्स को हम ऑन बोर्ड लें। जैसे ही वो आ जाते हैं तो अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि 31 जुलाई की जो तारीख थी, जो खबरें थी जो कि गर्दिश कर रही थी, वो फिर दुरुस्त है कि 31 जुलाई के बाद लॉकडाउन होगा मुकम्मल। इसमें सदाकत है? बिल्कुल है, 100% है। ठीक है, तो कराची 31 जुलाई से कंप्लीट लॉकडाउन होने जा रहा है कराची में। हम कल इस पे जो हमारा टास्क फोर्स की मीटिंग है कल सुबह में, उसमें हम इंशाल्लाह इस पे जो है वो कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर्टिकुलर और हमारे पूरे सूबे के हवाले से हम एक इफेक्टिव जो है वो मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तमाम इदारों को इससे मुताल्लिक खत लिख दिया गया है, उनको तैयारी की हिदायत कर दी गई है, इंक्लूडिंग आर्मी? बिल्कुल, हमने ये जो प्रीवियस हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमने इसके लिए पूरा जो है वो मैकेनिज्म के लिए हमने सबको लिखा हुआ है कि आप हर एक अपनी इस मामले में, चूंकि हम रिव्यू हर हफ्ते में 2 दफा बैठ के रिव्यू करते हैं, तो वी हैव रिक्वेस्टेड देम कि आप अपनी सूरत हाल इसको रिव्यू कर लें, अपनी प्रिपरेशन रखें, ताकि अगर हम किसी स्ट्रिक्ट और फाइनल मेजर की तरफ जाते हैं तो एवरीवन शुड बी ऑन बोर्ड एंड शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक, कासिम सुमरा साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। चूंकि सिचुएशन ऐसी है कि ये मुश्किल और सख्त फैसला लेना पड़ रहा है, मुकम्मल लॉकडाउन ये फैसला आसान नहीं होता, ये फैसला बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा फैसला होता है। और इससे मुताल्लिक ये फैसला तकरीबन हो चुका है कि कराची में मुमकिन तौर पर 31 जुलाई के बाद लॉकडाउन होगा, ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तमाम इदारों को तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी गई, चूंकि कराची सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर 30% पॉजिटिविटी रेशो है। अगर 450 वेंटिलेटर्स हैं तो 425 ऑक्यूपाइड है, ये 2.5 करोड़ का शहर है, 25 वेंटिलेटर्स बाकी हैं। ऐसे में अब हमें सोचना होगा कि रेजिस्ट नहीं करना, हुकूमत का साथ देना है, इदारों का साथ देना है, अपनी सोच को बदलना है। मुकम्मल लॉकडाउन नुकसान जरूर होता है, लेकिन वो जानी नुकसान से बाहर हल कम होता है। अगर अपने आप को बचाना है, अपने प्यारों को बचाना है, कराची को बचाना है, और जो अस्पतालों की गुंजाइश है वो देखते हुए कुछ फैसले करने हैं, तो मुकम्मल लॉकडाउन और फिर मैसिव वैक्सीनेशन अलॉन्ग विद द टेस्ट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। महक जी बिल्कुल, और जैसे कासिम साहब भी बात कर रहे थे, और अगर ये लॉकडाउन लग जाता है, मुकम्मल लॉकडाउन जिस पे गौर भी किया जा रहा है, दिन का सिंध हुकूमत लगा सकती है मुकम्मल लॉकडाउन। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं सियासी मैदान का। इलेक्शन जीत गए हैं, किसे कौन सी पोजीशन देनी है? इलेक्शन कौन जीता है? तहरीक इंसाफ। तो तहरीक इंसाफ की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत का आगाज कर दिया है। वज़ारत उज़्मा के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद, अनवारुल हक, तनवीर इलियास और ख्वाजा फारूक के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और काबीना अरकान की नामजदगी पर भी मशवरे इस वक्त हो रहे हैं। उधर नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि इदारे रियासत के साथ है या किसी एक वाहिद जमात के साथ। ये पहली दफा नहीं हुआ कि नून लीग ने यह सवाल किया। शायद हकान अब्बासी बोले कि सियासत और जमहूरियत हार गई है, PTI को कुछ लाख वोट मिले और नशिस्तें
25 मिली हैं। नून लीग 5 लाख वोट लेकर सिर्फ 6 सीटें जीत सकी है। फिरदौस आशिक कमान साहिबा ने जवाब दिया कि नून लीग ने इदारों को निशाना बनाने का खुमियाजा भुगता है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।